आज का पाठ है हमारा डायरी का एक पन्ना, 26 जनवरी 1931। जब हमने पिछले भाग में लेखक का जीवन परिचय पढ़ा तो साथ ही हमने वहाँ पर ये भी पढ़ा कि ये जो पाठ है, ये पाठ वो है जब लेखक महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और उस वक्त पर जब 26 जनवरी 1931 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था गुलाम भारत में। यानी भारत आज़ाद नहीं हुआ था, पर भारत की आज़ादी को सेलिब्रेट किया गया। क्यों किया गया, कैसे किया गया और उसके बाद क्या हुआ, ये सब चीज़ें जो है लेखक ने अपनी डायरी में लिख ली। जिस तरीके से हर एक आम आदमी जो है डायरी लिखता है अपने इमोशंस को, या किसी भी वजह से आप अपनी बात को किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकते हैं, तो डायरी लेखन एक ऐसी शैली है जहाँ पर आप अपने मन में आए हर एक विचार को बेबाकी से बयां कर सकते हैं। लेखक ने 26 जनवरी 1931 की वो बात को अपनी इस डायरी में लिख लिया और उसी 26 जनवरी 1931 के एक अंश को, उस हिस्से को, उस पन्ने को यहाँ पर पाठ के तौर पर आपके सामने पेश किया जा रहा है। इसीलिए पाठ का नाम है डायरी का एक पन्ना। शुरू करते हैं, पाठ को समझते हैं। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति यानी उसको दोहराया जा रहा है, या जो दोहराया जाएगा, या जाता रहा है, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से ही की गई थी। गत वर्ष यानी बीते हुए वर्ष अपना हिस्सा बहुत ही साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। यानी 2000 रुपया जो है उस वक्त पे अच्छी खासी अमाउंट हुआ करती थी, जिसमें जितना भी प्रचार प्रसार हो सकता था वो सब किया गया। अब 26 जनवरी भारत गुलाम है, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाना जाना है और इसके लिए पहले से सारी तैयारियां कर ली गई हैं और हर व्यक्ति अपना जो भी जिसको जो काम मिल रहा था उसको अपने जिम्मेदारी समझ रहा था और हर काम को वो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए कर रहा था। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया भी था। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। यानी कि अब तैयारियों में ये भी एक चीज़ शामिल थी कि मकानों पर राष्ट्रीय झंडा यानी हमारा तिरंगा जो है वो फहरा दिया गया, और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे ऐसा लगता था जैसे मानो स्वतंत्रता हमें मिल ही चुकी है। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही ये झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। यानी व्यक्ति जहाँ से गुजरता वहीं से उसमें उत्साह और वो नवीनता, नयापन महसूस होता। ऐसा लगता जैसे स्वतंत्रता हमको फाइनली मिल ही चुकी है। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर यानी पहरेदारी कर रही थी पुलिस पूरी तरीके से, क्योंकि ये सब तैयारियां पहले से हो चुकी हैं कि उस दिन हमें ये करना है। हर किसी को उसकी अपनी जिम्मेदारी समझा दी गई थी, अपना काम समझा दिया गया था और पुलिस भी जो है वो अपनी पूरी ताकत से शहर में जो है गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। मोटर गाड़ियां, उनको मोटर लारियां बोला जा रहा है, उसमें गोरखे और सार्जेंट जो है वो प्रत्येक मोड़ पर तैनात खड़े थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। तो ये उस दिन की तैयारी है। उस दिन के लिए सभी कार्यकर्ता किस तरीके से सजग है। किस दिन? 26 जनवरी 1931 की बात हो रही है। ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था प्लान करके, सब कुछ प्लान किया गया था और कैसे कब क्या करना है। और इस तरीके से फिर आगे क्या होता है कि मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में यानी सुबह में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा
या हटा दिया। पुलिस ने जैसे ही झंडा गाड़ते हुए उनको देखा, उनको मारा गया और साथ ही हटा भी दिया गया। तो इस तरीके से ये भोर होते ही जो तैयारी की गई थी कि स्वतंत्रता मनाने की तैयारी में झंडा गाड़ा गया, सभा तैयार की गई और भाषण की तैयारी की गई। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर ना जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर भी फट गए। ये सब हाल हुआ वहां पर जब भारतीय जो है आंदोलन में शामिल हुए। वो चाहते हैं, उनको आज़ादी चाहिए और उस आज़ादी को पाने के लिए वो भरसक कोशिशें कर रहे हैं, हर एक वो कोशिश जो वो कर सकते हैं। और इस तरीके से आप देख रहे हैं 26 जनवरी 1931 को जब उन्होंने स्वतंत्रता मनाने की ठान ली है और वो झंडा फहराते हैं तो किस तरीके से उनके साथ सलूक किए जा रहे हैं और किस तरीके से मारपीट हो रही है। 2-4 आदमियों के सिर फट गए हैं, किस लिए? झंडा फहराने गए थे तब। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जितनी भी महिला कार्यकर्ता थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया, यानी झंडा फहराने का उत्सव उन्होंने मनाया। किन्होंने? 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, यानी फोटो लिए जा रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया गया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें से मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। और वहाँ पर भी इस तरीके से जब सब कुछ हो गया, वहाँ पर झंडोत्सव मना लिया गया, लड़कियों को उत्सव का मतलब समझाया गया। उसके बाद वहाँ पे फोटो खींचने की प्रक्रिया चल ही रही थी। उसके बाद जो है वहाँ पर भी पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। अब सुभाष बाबू का जुलूस है, उसकी बात हो रही है, वहाँ पे उसका भार जो है यानी उसकी जिम्मेदारी पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। यानी मॉन्यूमेंट में जिस प्रकार का प्रबंध किया गया था कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करने के लिए भोर में सुबह के टाइम पर जैसा था, अब वो प्रबंध वैसा का वैसा नहीं रहा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि झंडे फहराए जा रहे हैं, जगह जगह उत्सव मनाए जा रहे हैं, तो लोगों के साथ बदसलूकी हो रही है, तो उस तरीके का वो प्रबंध भी नहीं रह गया। वैसा करीब 1 बजे वो नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी, अनोखी थी। यानी इतना डर फैलाने के बाद भी लोगों की हिम्मत नहीं टूट रही थी। लोग जो है जुलूस निकाल रहे थे, झंडोत्सव उत्सव उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। हर तरीके से जैसी भी कोशिश की जा सकती थी उत्सव मनाने की और स्वतंत्रता मनाने की गुलाम भारत में, वो हर एक कोशिश करने में कोई भी आदमी अपने कदम पीछे नहीं ले रहा था। इसलिए आज जो बात थी वह निराली थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, कानून भंग करने का यानी कानून नहीं मानने का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और ये सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी, यानी ये सभा नहीं थी। इतनी बड़े लेवल पर जो ये सभा आज मैदान में हो रही थी, क्यों हो रही थी? कानून भंग होने के बाद के काम ये हैं शुरू हुए थे। तो लेखक कहते हैं कि ये सभा, इसको सभा कहना नहीं चाहिए, इसको ओपनली जो है एक जंग छेड़ना कह सकते हैं। ओपनली एक लड़ाई थी ये। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक यानी कि फला फला धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। आप देखते ही हैं कि जब भी जनता को ऐसा लगता है कि उनको धरने की ज़रूरत है, प्रदर्शन की ज़रूरत है, तो आम दिनों में भी धरने और प्रदर्शन हो जाते हैं। फिर पुलिस को उनकी ड्यूटी समझा दी जाती है कि वहाँ पर ये सभा नहीं होने देना चाहिए। वैसा ही उस टाइम भी हुआ। वहाँ पर लोग सभा कर रहे हैं और जैसा कि लेखक बता रहे हैं वो एक ओपन लड़ाई थी, क्योंकि पुलिस को ये समझा दिया गया था कि वहाँ पे कोई सभा नहीं होगी और इसी तरीके का एक नोटिस भी निकाल दिया गया। जो लोग काम करने वाले थे उन सब को इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी। यानी सभा तो
तैयार की गई थी, सभा में लोग शामिल हो रहे थे, लेकिन उस सभा को शुरू करने के लिए या उसके जो कार्यकर्ता हैं या उसमें काम करने वाले जो भी शामिल थे, उन सभी को एक एक नोटिस और सूचना दे दी गई कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी और इस तरीके से मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक बैठकर 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, ऐसी बात बता दी गई है और आज स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली जाएगी, ये भी बता दी गई है और सब तैयारियां हैं और सभी लोगों को ये चीज़ बता दी गई है। लोग सभा में तैयार खड़े हैं और ये खुला चैलेंज भी दे दिया गया है। ये एक खुले चैलेंज की तरह एक पहली बार ऐसी सभा हुई थी बड़े लेवल पर कि अब उनको स्वतंत्रता तो हासिल ही करनी है, क्योंकि भारतीयों में अब ये जिद आ चुकी थी कि उन्हें स्वतंत्रता हासिल करनी है कैसे भी किसी भी तरीके से। और एक खुले चैलेंज के तौर पर, जैसा कि लेखक ने पहले बताया कि ये ओपन लड़ाई थी एक तरीके से, और लोगों को बता दिया गया है मॉन्यूमेंट में 4:24 पर स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली जाएगी और झंडा फहराया जाएगा। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जो है वो जुलूस को रोक ही नहीं सकी। अब ठीक 4:10 पर ही सुभाष बाबू जो है अपने जुलूस के साथ वहां पहुंचते हैं और उनको रोकने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन इतनी भीड़ होती है कि पुलिस जो है उस जुलूस को रोक नहीं पाई। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से माहौल खराब हो रहा था, लाठियां चलाई जा रही थी लोगों पर, सुभाष बाबू पर भी जो है लाठियां पड़ रही थी और वो वंदे मातरम बोले ही जा रहे थे, उसका नारा लगाए ही जा रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली हैं, उन्होंने सुभाष बाबू से कहा कि आप इधर आ जाइए। सुभाष बाबू ने कहा नहीं, हमें आगे बढ़ना है। ये सब तो अपने सुने हुए लिख रहे हैं, ये सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितीश चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। यानी ऐसा हाल कर दिया था, ऐसा बुरा हाल कर रखा था कि खुला चैलेंज था, एक ओपन लड़ाई थी। इस सभा के लिए सब लोग तैयार थे, जुलूस आ चुका था, पर पुलिस अपने कदम पीछे नहीं ले रही थी और ना ही जुलूस अपने कदम पीछे ले रही थी। पुलिस ने अपनी लाठियों से जो वार किया, उससे क्षितीश चटर्जी का जो सर फटा है उसका खून बहता देखकर आंखें जो हैं उनको देख नहीं पा रही थी, आंख मिच जाती थी। इस तरह का हाल जो है हुआ। इस तरीके से लोगों ने जो अपना बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं इस तरीके से, ये उसी की चर्चा है कि किस तरीके से देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने अपना जो बलिदान दिया है वो बेकार नहीं है, वो बहुत उसके पीछे कड़ी मेहनत है। इधर ये हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां जो है वो मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा भी पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। अब स्त्रियों की भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भागीदारी थी कि इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो ना डर रही थी ना अपने कदम पीछे ले रही थी। वो मॉन्यूमेंट में आगे बढ़ी और उन्होंने झंडा फहराया, घोषणा पत्र पढ़ा और साथ ही बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियां भी पहुंची। और उसके बाद वॉलेंटियर में जो भी गई थी वो लाठियां पड़ने पर भी अपनी काम से आगे नहीं हट रही थी। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। अब सुभाष बाबू को जो है यहाँ पर पकड़ लिया जाता है। इसी जुलूस के कारण ये जो जुलूस आया, यहाँ पर पुलिस जो है उनको पकड़ती है और इस जुलूस में पकड़ लेने के बाद गाड़ी में बैठाकर उनको लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। और इस तरीके से वो अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं और सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार का जो लॉकअप है उसमें उनको भेज दिया जाता है। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जो हैं वो जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी
उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमला प्रतिभा कर रही थीं। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी और इस तरीके से जुलूस जो कोशिशें कर रहा था उस पर लगातार पुलिस जो है अपनी लाठियों से उन पर जो है उनका शोषण कर रही थी, उनकी लाठियों से जो है उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिला जुलूस का जो नेतृत्व करती हैं वो है विमल प्रतिभा जी। और किस तरीके से औरतों के साथ भी जो महिला जुलूस है उनके साथ भी बुरा सलूक किया जाता है, लेकिन महिला जुलूस जो है वो भी अपने कदम पीछे नहीं लेती है। वो भरसक कोशिशें जो है अपनी करती ही रहती हैं। और इस बीच में पुलिस जो है उसके जो आप कह सकते हैं क्रियाकलाप जो हैं वो ठंडे भी पड़ते हैं, कम भी हो जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से स्त्रियों को इतनी मजबूती से खड़ा हुआ देखकर जो है पुलिस जो है फिर से वापस अपने क्रियाकलापों को दोहराने लगती है। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है जिस पर पुलिस जो है बीच बीच में लाठी चलाती ही रहती है। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। वृजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा है। उससे जो बन पड़ रहा है वो वही कर रहा है। जुलूस को एक बार फिर से तैयार करके वो लाल बाजार तक पहुंचता है और फिर गिरफ्तार हो जाता है। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थीं। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, यानी कि गंभीर है हालत, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्त्रियों के साथ व्यवहार किया गया है कि किस तरीके से मदालसा भी जो है पकड़ी जाती हैं और उनको उस बाद में पता लगता है कि वो थाने में उनको मारा भी गया है, उनके साथ बदसलूकी की गई है। और सब मिलाकर 105 स्त्रियां जो हैं वहां पर पकड़ी गई। और ऐसा पहली बार हुआ है कि कलकत्ता में पहली बार इतनी स्त्रियां जो हैं एक साथ गिरफ्तार की गई थी। और ये सब किस लिए हो रहा है? आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन है। लोगों को स्वतंत्रता चाहिए, भारत को आज़ाद करना है, उन्हें गुलाम नहीं रहना है। और उसी के लिए ये जोश जो है इन लोगों में देखा जा रहा है। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए होंगे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है और वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर अस्पताल में जब 160 लोग आए हैं और उसके बाद कुछ लोग घर चले गए हैं वो अलग हैं और 200 तो घायल जरूर ही हुए होंगे। उसके बाद जो पकड़े गए आदमी हैं उनकी संख्या का पता ही नहीं चला और लाल बाजार के लॉकअप में जो स्त्रियां हैं उनकी संख्या 105 है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में लोग बिना किसी डर के जो है आंदोलन में शामिल हो रखे हैं और अपने जुलूस के जो उनका जुलूस है वो कदम अपने पीछे नहीं लेते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे कि लेखक ने स्वतंत्रता आंदोलन जो कि 26 जनवरी 1931 की बात है
कि उस दिन ये प्लान किया गया है कि मॉन्यूमेंट में जाकर जो है झंडा फहराया जाएगा और शपथ भी ली जाएगी। लेकिन उस जुलूस को भगाने की जो पुरजोर कोशिश की गई थी, पुलिस ने जिस तरीके से लाठी के प्रभाव से जुलूस को कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अपनी लाठियों से कई लोगों को घायल तो किया, कई लोगों को मारने की हालात तक पहुंचा दिया, लेकिन उन्होंने जुलूस के जज्बे को कमज़ोर नहीं कर पाए। और इस तरीके से लोगों में जो जोश था भारत को आज़ाद कराने का, उसको गुलामी से आज़ाद कराने का, उसको परतंत्रता स्वीकार नहीं थी, उसे स्वतंत्रता चाहिए थी, जिसकी चर्चा जो है, उस एक दिन की चर्चा जो है लेखक ने अपनी इस डायरी के एक पन्ने में उस दिन की थी कि किस तरीके से औरतों ने भी अपनी भागीदारी दिखाई है। औरतें भी जो है उनको भी पकड़ा गया, उनको भी जेल ले जाया गया, उनको भी जो है उनके जुलूस को उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। और मदालसा की बात की जा रही है, आप तो देखेंगे मदालसा को देखकर ऐसा लगता था कि उनको भी मारा गया है। और इस तरीके से हर कोई व्यक्ति जो है, किस तरीके से जानकी देवी मेमोरियल स्कूल कॉलेज में जो है झंडा फहराया गया, उनको उत्सव का मतलब समझाया गया। और उसके बाद जो वहाँ पर फिर उसके बाद चर्चे हुए, आप देखेंगे जहाँ जहाँ जैसे जैसे इंतजाम किए गए थे उन सब को सुबह के वक्त पे जहाँ जहाँ झंडा फहरा दिया गया, उसके बाद जो है उसकी हालात जो है वहाँ पर कितने बिगाड़ दिए गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठियों से अपने के प्रभाव से लोगों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़े। तो इसलिए इस तरीके से ये 26 जनवरी 1931 का एक किस्सा है जो डायरी के एक पन्ने से लिया गया है, लेखक की डायरी के एक पन्ने का हिस्सा है, जिसमें ये सारी चर्चा वहाँ पर, ये आप आंखों देखा हाल पढ़ रहे हैं। ये बनावटी बातें नहीं है कि लोगों ने इस तरीके का बलिदान दिया या लोगों ने इस तरीके से हिम्मत दिखाई, इस तरीके से जुलूस निकला। लेखक साथ में थे, उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, किस तरीके से उन्होंने दिखाया है कि एक व्यक्ति का साथ के व्यक्ति का ही किस तरीके से शिरीष चटर्जी जो है उनके सर पर जब लाठी पड़ती है तो किस तरीके से सर फट जाता है और खून बहता है, जिसको देखकर आंखें मीच उठती हैं। और ये बुरे हालातों में भी लोग जो है अब देश को आज़ाद कराने की पुरजोर कोशिश में लगे रहते हैं। आई होप कि आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ ये चैप्टर जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आपका रिमेन नहीं होगा यहाँ पर। चैप्टर को आपको एक बार में नहीं समझ में आता, आप प्लीज़ इसे दोबारा देखें और समझने की कोशिश करें। टाइम इन्वेस्ट किया है तो उसको यूटिलाइज़ करें। और इस तरीके से ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति, हर बच्चा जो है एक ही बार में चीज़ों को समझ जाए, और दूसरी बार अगर आप मौका ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं। आपको आपका मोटिव होना चाहिए बस चैप्टर समझना। तो इसलिए चैप्टर को पढ़ें, समझें, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की गई है, हर एक लाइन को पढ़ा गया है और समझाने की कोशिश की गई है, शब्दों के अर्थों को भी बताने की कोशिश की गई है। आपको बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल लगेगा और बहुत ही ज़्यादा पर्पसफुल है ये आपके लिए, ये आपके एग्ज़ाम पर्पस से। और इस तरीके से चैप्टर को पढ़ते रहें, समझते रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे जरूर लाइक करना, शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि चैनल आपको टाइमली यहाँ पर चैप्टर्स की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर सब कुछ यहाँ पर अपडेट्स देता रहता है, वीडियो प्रोवाइड